नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम लोग इसके पीछे की वीडियो में आपको हमने गॉस के नियम को सिखाया था। ठीक है, आज हम इसके अनुप्रयोग को सीखने वाले हैं कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है। ठीक है, इसको आप कैसे लागू करते हैं। तो आइए देखें, इसका जो पहला अनुप्रयोग है, आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसकी तीन स्थितियां होंगी। किसी गोलीय चालक के कारण आप वैद्युत क्षेत्र निकालिएगा तो इसकी तीन स्थितियां होंगी। कौन कौन? यदि एक गोले के बाहर और एक गोले की सतह पर और एक गोले के अंदर। ठीक है, इसकी तीन स्थितियां संभव होगी, गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर। तो हम इसकी पहली स्थिति को मान लेते हैं कि बिंदु P, क्योंकि हमें बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है। तो हम ये बताएंगे फिगर में कि बिंदु P कहाँ होगा। ठीक है, तो देखिए, यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो, गोले के बाहर स्थित हो तो मान लेते हैं एक आवेशित गोला है। ठीक है, जिसका केंद्र क्या है? O है, जिसे हमने प्लस Q आवेश दिया है। ठीक है, जब इसके सेंटर पे आप प्लस Q आवेश देंगे तो यह आवेश इसकी सतह पर पूरी तरह से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा, अर्थात फैल जाएगा। ठीक है, तो यदि इसके सेंटर पर आवेश दे रहे हो प्लस Q आवेश और इसके गोले की पूरी सतह पर फैल रहा है तो ऐसे पृष्ठ को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो इसे हमने क्या दिया? प्लस Q आवेश दिया और यह आवेश इस गोले पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा, इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसको कौन सा आवेश दिया आपने? प्लस Q आवेश दिया है। ठीक, तो इस गोले की त्रिज्या भी तो होगी, इसका सेंटर O है, तो इससे यह दूरी कितनी होगी? R मान लेते हैं, कैपिटल R। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? कैपिटल R। किधर से भी मान लीजिए इसकी परिधि पर, इसकी त्रिज्या क्या लाएगी? ये हो जाएगा कैपिटल R। तो इस गोले की जो त्रिज्या हुआ क्या है? कैपिटल R। और याद रखिएगा, आप गॉस के नियम का अनुप्रयोग करने जा रहे हैं, इसलिए आपको गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम इसके बाहर एक गॉसीय पृष्ठ खींच लेते हैं इस तरह। ठीक, यह है गॉसीय पृष्ठ। गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ आपने क्यों खींचा? क्योंकि आप गॉस के नियम का अनुप्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी जो त्रिज्या हमने मान लिया, इस गोले के, जो इस गोले के बाहर है, आवेशित गोले के बाहर हमने एक गॉसीय पृष्ठ खींचा। ठीक है, जिस पर हमने बिंदु P को स्थित मान लिया, क्योंकि यह इस आवेशित गोले के बाहर हो गया। ठीक, तो इस पर हमने बिंदु P को स्थित मान लिया और इसकी त्रिज्या को हमने स्मॉल r मान लिया। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, इस पर आप वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो आपको हमने पीछे बताया हुआ था। ठीक है, क्या बताया था आपको? कि प्लस से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? दूर होता है। प्लस से वैद्युत क्षेत्र दूर होता है और माइनस की ओर होता है, इस तरह। ठीक है, माइनस की ओर होता है और प्लस से वैद्युत क्षेत्र इस तरह दूर होता है। ठीक है, तो प्लस से वैद्युत क्षेत्र दूर और माइनस की ओर होता है। ठीक है, तो इसी तरह ये प्लस से दूर होगा वैद्युत क्षेत्र, तो हम मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा। ठीक है, जिसको हमने क्या मान लिया? वेक्टर E। ठीक, तो वेक्टर E क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। किसके कारण? आवेशित गोले के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या मान लिया है? वेक्टर E। और इसी की दिशा में हम इस पर क्षेत्रफल सदिश भी खींच लेते हैं, dA। dA क्या है? क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश की परिभाषा क्या होती है? कि क्षेत्र के अभिलंबवत। ठीक है, dA को हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश की परिभाषा क्या होती है? कि मैंने मान लिया, सपोज करो यह पृष्ठ हो गया, तो इस पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा इस पर ऐसे होगा। ठीक है, यदि यह पृष्ठ इस प्रकार है तो इस पर क्षेत्रफल सदिश इस तरह होगा। तो जो क्षेत्र होगा ना, इसके अभिलंबवत आपको खींचना है। तो क्षेत्र के अभिलंबवत गुजरने वाले तल को या क्षेत्र के अभिलंबवत सदिश को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको कि क्षेत्र के अभिलंबवत सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। अब सुनिएगा, यह वेक्टर E है, dA। जब एक ही दिशा में होते हैं क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र जब एक ही दिशा में होंगे तो थीटा बराबर 0 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, यानी सारी चीजें आपको पीछे बताया आपको वीडियो में। ठीक है, कि यदि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में हो तो वहां पर थीटा बराबर 0 अंश का कोण बनता है। आप सुनिए, अब यहां पर हम लगाएंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से एक बात और याद रखेंगे। अब बताइए, यहाँ पर ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R है। ठीक है, तो कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है? तो स्मॉल r जो है कैपिटल R से क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R।
ठीक है। जो स्मॉल आर है, देखिए इस गोले का जो त्रिज्या है वह इस त्रिज्या से क्या है, बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या दर्शा दीजिएगा, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या, फाई ई बराबर हम लिख सकते हैं इसको क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन डी फाई, क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन, इसके हम क्या पढ़ते हैं, क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन डी फाई ई। ठीक है, और डी फाई ई बराबर क्या होता है, क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक, बराबर क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे वही लगा दीजिए आप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है 0, यहाँ पे दर्शा दीजिएगा आप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये फार्मूला है वेक्टर का। ठीक है, अब आगे देखिए, ठीक है, डी ये क्या था, क्षेत्रफल सदिश, उसको चाहे तो आप कहीं लिख सकते हो। आगे देखिए डी फाई ई बराबर, ठीक है, आगे क्या देखिए, cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन ई डी ए। ठीक है, और cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे चाहो तो आप दर्शा सकते हो, चूंकि cos 0 अंश बराबर 1 है। अब इसके आगे देखिए फाई ई बराबर क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन ई डी ए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक, फाई ई बराबर ई बाहर हो जाएगा, क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन डी ए। ठीक है, इंटीग्रेशन उसी पद का हम करते हैं जिसके साथ डी लगा होता है। ठीक, आप देखेंगे फाई ई बराबर ई और यह क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन डी ए क्या दर्शा रहा है, गोले के क्षेत्रफल को, ये संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर, ये आया कहाँ से, तो क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, और यह दर्शा किसको रहा है, तो गोले के क्षेत्रफल को, तो गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो फाई ई बराबर ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर, इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया आपको। अब यहाँ पर लगाएंगे आप गॉस की प्रमेय, क्योंकि हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे हम गॉस की प्रमेय से या नियम से, जो भी लिख लीजिए आप, तो गॉस की प्रमेय से, तो फाई ई बराबर कितना होगा, क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट, इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब इधर लगा देते हैं। देखिए, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का देखिए, लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए इसका लेफ्ट हैंड जो है बराबर है, तो राइट हैंड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या, देखिए इसका राइट हैंड क्या, ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, तो इसको भी बराबर कर दीजिए, बराबर हो जाएगा क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड बराबर है, तो राइट हैंड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है, अब इधर ये गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो लिखेंगे हम ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बटा के आर स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा क्या, आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने व्यंजक प्राप्त कर लिया। कहाँ, गोले के बाहर, आवेशित गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा के आर स्क्वायर। ठीक है, अब गोले की सतह पर निकालेंगे, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले हम। हो गया होगा, अब इसको मिटा दे रहे हैं। ये फार्मूले को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बिंदु P को हम कहाँ मान रहे हैं, सतह पर। ठीक है, यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित था तो आप कहाँ मान लेते हैं इसको, गोले की सतह पर स्थित हो, गोले की सतह पर स्थित हो, तो इस स्थिति में जो होगा स्मॉल आर कैपिटल आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए कैसे, माना एक आवेशित गोलीय चालक है, ठीक है, जिसको हमने
कौन सा आवेश दिया था? प्लस क्यू आवेश, ठीक है। और इसको हमने क्या माना था? बिंदु O। और जब प्लस क्यू आवेश इसको आपने दिया था इस गोले को, तो यह आवेश एक समान रूप से इस गोले पर क्या हो गया था? वितरित हो गया था, फैल गया था, ठीक है। और इसका ये जो डिस्टेंस था उसको हमने क्या माना था? कैपिटल R। अब जो कह रहा है कि जो बाहरी पृष्ठ पर, जैसे यहाँ पर जो बिंदु P अब यहाँ पर स्थित है इसके बाहर, अब यह बिंदु P कहाँ स्थित है? इसकी सतह पर, इस गोले की सतह पर। अब यह बिंदु P यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब बाहर में स्थित होकर कहाँ स्थित है? बिंदु P गोले की सतह पर स्थित है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो यह डिस्टेंस होगा यह स्मॉल r होगा, क्योंकि बिंदु P से जो डिस्टेंस हम मान रहे थे वो क्या था? स्मॉल r ही तो था। तो यहाँ पर जो स्मॉल r होगा वह कैपिटल R के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो बस फार्मूला क्या हो जाएगा? यही आप लगा दीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के, जो स्मॉल r आपने लिखा है ना, उस स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R रख दीजिए, क्योंकि स्मॉल r कैपिटल R के क्या होगा? बराबर हो जाएगा जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कैपिटल R। अब ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा, क्योंकि स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ठीक है। तो गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको B पॉइंट मान लीजिएगा। हो गया? अब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है। अब बिंदु P को, C पॉइंट, बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो तो, ठीक है। तो जब गोले के अंदर स्थित होगा तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। देखिए कैसे, तो यह आवेशित गोला हो गया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, यह आवेशित गोला हो गया, ठीक है, जिस पर हमने कौन सा आवेश दिया था? हमने प्लस क्यू आवेश, जिसका केंद्र क्या था? O। और यह आवेश एक समान रूप से इस गोले पर वितरित था, ठीक है। अब गोले के अंदर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, तो गॉसियन जो पृष्ठ होगा वो कहाँ खींचा जाएगा? गोले के अंदर। अब जो गोले के अंदर मैंने खींचा है क्या है? गॉसीय पृष्ठ, ठीक है। तो अब बिंदु P यहाँ पर स्थित है, तो यह डिस्टेंस है आपका, वह है क्या? कैपिटल R। अब यह जो स्मॉल p होगा इसका हमने डिस्टेंस क्या मानेंगे? अब स्मॉल r। तो देखिए कैपिटल R जो है स्मॉल r से क्या है? बड़ा है, ठीक। तो स्मॉल r कैपिटल R से क्या हुआ? छोटा हुआ कि नहीं हुआ? तो यही मैंने लिखा है, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक। और गोले की सतह, देखिए गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या है? 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका आवेश होगा वह क्या होगा? 0 होगा। तो याद रखिएगा कि बिंदु P कहाँ स्थित है? गोले के अंदर स्थित है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो इसका वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। कब होगा? जब इसका आवेश क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो याद रखना आपको कि गोले के अंदर जो आवेश होता है वह 0 होता है, ठीक है। किसी आवेशित गोले के अंदर जो आवेश होगा वह क्या होगा? 0 होगा, ठीक। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R स्क्वायर, यही फार्मूला आपने निकाला था, ठीक। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का मान क्या रख देंगे? यहाँ से 0 अब बटे के R स्क्वायर, और 0 का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, 0 होता है किसी गोले, ठीक है। याद रखिएगा किसी गोले के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। कौन से गोले के? तो आवेशित गोले के, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब इसके अनुप्रयोग नंबर 2 को देखते हैं कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग 2 क्या है, ठीक है। देखिए इसका जो दूसरा अनुप्रयोग दिया आपको कि किसी अचालक आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता की गणना करनी है,
ठीक है। तो याद रखिएगा कि किसी अचालक गोले के कारण, तो मान लेते हैं, माना एक यह अचालक गोला है, ठीक, जिसका केंद्र हमने क्या मान लिया O, और जिसको हमने प्लस Q आवेश दिया। तो जब किसी अचालक गोले को आप आवेश देते हैं तो वह आवेश गोले के भीतर ही एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, अर्थात फैल जाता है, ठीक, इस तरह। और इसका हमने डिस्टेंस मान लिया, इस गोले की परिधि से यह डिस्टेंस हमने मान लिया क्या है, कैपिटल R है, ठीक है। अर्थात इस गोले की त्रिज्या हमने क्या मान लिया, कैपिटल R मान लिया, ठीक। अब इस पर हमको क्या गॉस का नियम लगाना है, तो गॉस का नियम तभी लगता है जब आपको गॉसीय पृष्ठ ज्ञात रहता है, ठीक। तो हम मानते हैं कि माना यह क्या है, एक गॉसीय पृष्ठ है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यह है गॉसीय पृष्ठ। तो गॉस के नियम को लगाने के लिए आपको गॉसीय पृष्ठ खींचना पड़ता है, ठीक है। तो गॉसीय पृष्ठ हो गया, और इस गॉसीय पृष्ठ पर इस गोले के बाहर हमने एक बिंदु क्या मान लिया, P है, ठीक है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक। तो इस बिंदु P को हम इस अचालक आवेशित गोले के बाहर मान रहे हैं, ठीक है। तो यह डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल r, इस डिस्टेंस को हमने स्मॉल r मान लिया, ठीक है। बिंदु O से P के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। तो जो स्मॉल r है वह कैपिटल R से क्या है, ग्रेटर है। देखो जो यह स्मॉल r है वह इस कैपिटल R से क्या है, बड़ा है ना, इसलिए यहाँ पे आप दर्शा दीजिएगा कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक। अब मान लेते हैं बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र है वह है वेक्टर E, क्योंकि प्लस से वैद्युत क्षेत्र दूर होता है, ठीक है। तो वह क्या है, कैपिटल E, और इसी की दिशा में हम क्षेत्रफल सदिश को भी मान लेते हैं। क्षेत्रफल सदिश क्षेत्र के अभिलंबवत गुजरने वाले सदिश को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। याद रखिएगा क्षेत्र के अभिलंबवत सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, ठीक। और इसके बीच कितना इसका कोण बनेगा, तो थीटा बराबर 0 जब क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होते हैं तो वहां पर थीटा बराबर कितना होता है, 0 होता है, ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम पहले पॉइंट ए, इसमें ए पॉइंट लिख लीजिएगा आप। यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो, बाहर स्थित हो तो इस पॉइंट को आप यहां दर्शा दीजिएगा, हो तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित है तो इस स्थिति में आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करेंगे, देखिए। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, फाई ई बराबर क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन डी फाई, ठीक है, क्योंकि 1 का समाकलन कितना होता है, फाई के सापेक्ष फाई तो होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन, इस साइन का नाम याद रखेंगे, क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन, क्योंकि हम पूरे सरफेस के लिए निकाल रहे हैं, पूरे पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी ए, ठीक। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की तरह हो गया है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे लगा दीजिए। क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन वेक्टर ई हट जाए, वेक्टर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा का मान यहाँ से रख दीजिए 0, ठीक है। फार्मूला में लिख देता हूँ, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये मेन फार्मूला है। सदिश में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यही फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया। वेक्टर ए की तरह इसको मान लिया, वेक्टर बी की तरह इसको मान लिया, तो ये लगाया ए बी कॉस थीटा, ठीक है। आगे देखिए, तो फाई ई बराबर ई क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन ई डी ए, और का 0 अंश का मान कितना होता है, 1, तो यहाँ पर गुणे लिख दीजिए 1, यहाँ पे दर्शा दीजिए, चूंकि का 0 अंश बराबर कितना होता है 1, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन गुणा करेंगे 1 का इसमें तो कितना आएगा, ई डी ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ई को बाहर कर लीजिए आप, तो क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन डी ए, ई क्यों बाहर हुआ, क्योंकि इंटीग्रेशन उसी टर्म का आप करेंगे जिसके साथ डी लगा होगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो फाई ई बराबर ई, और इस गोले का जो क्षेत्रफल याद रखना, ये क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणे 4 पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में दिखाएंगे, चूंकि क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, हिंदी में भी लिख दीजिएगा आप, गोले का क्षेत्रफल बराबर,
ठीक है। तो यह है गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर आप क्या मान लीजिएगा 1 मान लीजिए, ठीक है। अब गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हो आप, तो गॉस के नियम को लगा दीजिए यहाँ पर। तो लिखेंगे हम क्या, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो फाई ई बराबर क्या होता है क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फाई ई बराबर क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। अब इसके आगे देखिए, ठीक। इसे समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करिए। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड बराबर है, तो राइट हैंड भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड बराबर, तो राइट हैंड को भी बराबर कर दीजिए। तो ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा के एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, इधर गुणा है तो इस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा के आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अचालक आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, परंतु कहाँ होगा देखिए किसी बिंदु या यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह कितना होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा के आर स्क्वायर, ठीक है। तो गोले के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह कितना हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे के आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब देखते हैं इसके आगे, ठीक है। जो बिंदु P गोले के बाहर स्थित था, अब उसको गोले की सतह पर लेकर आते हैं। तो लिखेंगे हम बी पॉइंट, यदि बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो तो, ठीक है। तो मान लेते हैं यह अचालक आवेशित गोला है, ठीक है, जिसका केंद्र O है, जिसे हमने प्लस क्यू आवेश दिया, और यह आवेश एक समान रूप से इस गोले पर क्या हो गया वितरित हो गया, और यह डिस्टेंस हमने आपको कितना बताया था कैपिटल R, ठीक है। अब कह रहा है कि जो बिंदु P है इस गोले की सतह पर स्थित है, इस गोले की सतह पर, तो गॉसियन पृष्ठ इसकी सतह पर ऐसे खींच दीजिएगा, ठीक है। और यह डिस्टेंस कितना था बिंदु P की, तो R था, ठीक है। याद रखिए जो बाहर ये गोले के आप बाहर ऐसे खींचा था आपने गॉसियन पृष्ठ को, इससे जो बिंदु P आपने यहाँ माना था तो ये डिस्टेंस क्या था स्मॉल r था। अब वह स्मॉल r अब इसको मान लेंगे जब बिंदु P यहाँ पर लिखेंगे तो, ठीक है, ठीक। तो जो स्मॉल r है वह कैपिटल R के क्या हो गया बराबर हो जाएगा। तो गोले के सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा के स्मॉल r स्क्वायर। तो जहां स्मॉल r था वहां पर आप क्या रख दीजिए कैपिटल R रख दीजिए। तो यहाँ पर आप कैपिटल R रख दीजिए और यहाँ पे दिखा दीजिए क्योंकि स्मॉल r कैपिटल R के क्या है बराबर है। तो जहाँ स्मॉल r था वहां पर आपने कैपिटल R को दर्शा दिया है, ठीक है। तो यही गोले की सतह पर क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके सी पॉइंट को देखते हैं कि इसका सी पॉइंट क्या है, ठीक है। तब मैंने आपको गोले के बाहर बता दिया वैद्युत क्षेत्र, गोले की सतह पर बता दिया, अब गोले के अंदर, ठीक है। तो सी पॉइंट वाले हैं, ठीक है। देखिए सी पॉइंट, यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो तो, अब बिंदु P को हम गोले के अंदर स्थित मान रहे हैं, ठीक है। तब गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा देखिए, ये आपका अचालक गोलीय चालक हो गया, ठीक है, जिसका केंद्र हमने क्या मान लिया O, और यह डिस्टेंस कितना हुआ कैपिटल R, ये बताया था आपको, ठीक है।
और इसको हमने कौन सा आवेश दिया था, प्लस क्यू आवेश, और ये प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इस गोले के अंदर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, इस तरह। अब गॉसियन ट्विस्ट कहाँ खींचेंगे हम, इसके अंदर, इस तरह। और यह जो डिस्टेंस होगा, मैं मान लेता हूं इसको P, और यह डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, स्मॉल r। बिंदु P के जो बीच का डिस्टेंस वो क्या मान लेते हैं हम, स्मॉल r। ठीक है, तो यह बड़े गोले का जो आवेश है वह कितना है, प्लस क्यू है, और इस छोटे से गोले का आवेश हम मान लेते हैं क्यू डैश है। ठीक है, याद रखिएगा, जो बड़ा गोला है इसका आवेश क्या है, क्यू है, और जो छोटा गोला है उसका आवेश हमने क्यू डैश मान लिया। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा इसका, वैद्युत क्षेत्र, तो या वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, फाई ई बराबर ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर है, इसे आप समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, ठीक है, ये मैंने आपको पीछे निकलवाया, देख लीजिएगा ए वाले पॉइंट में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इस बड़े से गोले में, इस बड़े से गोले का जो आयतन है इसमें कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, तो लिखेंगे हम 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश। ठीक है, याद रखना, इस बड़े से गोले का जो आवेश है वो क्या है, क्यू है। ठीक है, इस बड़े से गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर घन, कैपिटल आर लिखिएगा, क्योंकि बड़े से गोले का जो त्रिज्या वो क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैपिटल आर है। ठीक, तो बराबर हमने क्या मान लिया, क्यू। ठीक है, इधर में प्लस क्यू आवेश है, तो आप प्लस क्यू आवेश मान लीजिए। ठीक, बड़े से गोले का आवेश क्या है, प्लस क्यू है, तो एकांक आयतन में कितना आवेश होगा, तो लिखेंगे हम एकांक आयतन में आवेश, तो इसको आप इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो कितना होगा, प्लस क्यू बटा के 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब इस छोटे से गोले का निकाल लीजिए, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जहां एकांक लिखा वहां पर आप इसको लिख दीजिए, तो उधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश बराबर। ठीक है, तो क्यू बटा के 4/3 पाई आर क्यूब गुणे, इससे आप गुणा कर लीजिए उधर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो आएगा आपका क्यू आर क्यूब बटे के कैपिटल आर क्यूब, और 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में जो आवेश आपने माना है वो क्या माना है, क्यू डैश, तो इसको आप लिख दीजिए क्यू डैश। ठीक है, अब इसमें हम गॉस की प्रमेय लगा देंगे। ठीक, अब देखिए गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या है, फाई ई बराबर क्यू बटा के एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो फाई ई बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर देखिए आपने क्या माना इसको, क्यू डैश, तो इसको आप क्यू डैश लिख दीजिएगा, गॉस की प्रमेय में आप इसको क्यू डैश लिख देना आपको। ठीक है, क्योंकि आपको इसी छोटे से गोले पर ही आवेश पूछा जा रहा है कि बिंदु P पर आवेश कितना होगा। ठीक है, और बिंदु P पर जो आवेश है, इस छोटे गोले का जो आवेश हो उसको हमने क्या माना है, क्यू डैश, तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, क्यू डैश लिख दीजिएगा। ठीक है, तो फाई ई बराबर क्यू डैश का मान आप यहाँ से रख दीजिए, तो कितना आएगा, क्यू आर क्यूब बटा के कैपिटल आर क्यूब, ठीक है, बटे एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन 0 लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0, तो क्यू आर क्यूब बटे के आर क्यूब एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करिए, देखिए इसका लेफ्ट हैंड बराबर है, तो राइट हैंड भी क्या कर लीजिए आप, बराबर कर लीजिएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को देखिए, इसका लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड को बराबर कर लीजिए, तो ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू आर क्यूब बटा के आर क्यूब एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा। ठीक है, तो क्या, तो क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर एक आर बचा, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्यू आर बटा के आर क्यूब।
ठीक है। और इसका मात्रक लिखना है तो अब लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। तो गोले के भीतर जो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा वह कितना होगा, E बराबर 1/4πε0 क्यू आर बटा के आर क्यू। ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब गॉस के तीसरे अनुप्रयोग को हम सीखते हैं। ठीक है। तीसरा अनुप्रयोग क्या दिया है, देखिए आवेशित परत या चादर या पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक आवेशित चादर है, ठीक, इससे हमने एक बेलनाकार नली को गुजार दिया इस तरह, और इस पृष्ठ को हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया, और यह आवेश एक समान रूप से इस पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा इस तरह। ठीक है। इस तरह एक समान रूप से इसका क्या हो गया, वितरित हो गया। तो इस बेलनाकार नली पर दो पृष्ठ संभव होंगे। कैसे, देखिए समझिए। ये मान लेते हैं एक आवेशित चादर हो गया, ठीक है, इस तरह। अब इस आवेशित चादर के कारण, ठीक है, इस पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, इसी को हमें ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए देखिए इसको सीखेंगे आप। तो इसके दो पृष्ठ होंगे, मान लेते यही हो गया। तो एक पृष्ठ तो यह होगा, ठीक है, और एक पृष्ठ यह होगा, एक पृष्ठ यह हो जाएगा इसका, और एक पृष्ठ यह हो जाएगा। तो इसके चार पृष्ठ होंगे। इसको हम कहेंगे समतल पृष्ठ, और इसको हम कहेंगे वक्रीय पृष्ठ। ठीक है। तो यह कर्व जैसा है, ठीक है, तो यह वक्रीय पृष्ठ हो गया, ठीक है, और यह जो होगा यह क्या होगा, समतल पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान समझिए। तो यह समतल पृष्ठ हो गया, तो इसको हम कहेंगे समतल पृष्ठ, और इसको हम कहेंगे वक्रीय पृष्ठ, वक्रीय पृष्ठ। तो समतल पृष्ठ 1 कह देते हैं इसको, वक्रीय पृष्ठ 1 इसको कह देते हैं। इधर भी इसी तरह होगा, तो ये हो जाएगा समतल पृष्ठ, ये 1 था, इधर आप 2 मान लीजिए इसको, और ये हो जाएगा आपका वक्रीय पृष्ठ, वक्रीय पृष्ठ 2। ठीक है। तो ये वक्रीय पृष्ठ 1 हो जाएगा, वक्रीय पृष्ठ 2 हो जाएगा, और ये समतल पृष्ठ हो जाएगा, और समतल पृष्ठ 2 हो जाएगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप देखिए प्लस से वैद्युत क्षेत्र तो दूरी होता है, मैंने आपको बताया। तो समतल पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये होगा वेक्टर E। ठीक है। अब इस पर आपसे पूछा जाएगा इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो याद रखना क्षेत्र के अभिलंबवत गुजरने वाले सदिश को ये क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश भी इसी की दिशा में होगा इस तरह। ठीक। अब ये क्षेत्र हुआ तो क्षेत्र का अभिलंबवत ऐसे ही होगा। ठीक। और यह अब इसका क्षेत्र हो गया तो क्षेत्र का अभिलंबवत सदिश इस तरह हो जाएगा। तो वक्रीय पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश इस तरह होगा, और यह 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक। और यहाँ पे थीटा बराबर 0 अंश का कोण बनेगा। जब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो थीटा बराबर 0 अंश का कोण बनता है। अब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश यदि एक दूसरे के परस्पर लंबवत है तो वहां पर 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है। इसी तरह इधर भी होगा, वैद्युत क्षेत्र जो होगा प्लस से दूर होगा, इधर होगा, तो वेक्टर ही हो गया ये। अब क्षेत्रफल सदिश भी तो इसी पर ऐसे ही लंब खींचेंगे इस पर। ठीक है। तो ये हो जाएगा DA। ठीक है। तो थीटा बराबर यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का। ठीक। अब इसमें देखिए वैद्युत क्षेत्र हो गया और क्षेत्रफल सदिश इस पर लंब तो ऐसे ही खींचा जाएगा। ठीक है। तो इस पर क्षेत्रफल सदिश इस तरह हो जाएगा DA। ठीक। तो यह कोण कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। इस फिगर को चाहो तो आप ऊपर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो वक्रीय भाग पर देखिए वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत है, इधर भी सेम वही है। जो वक्रीय पृष्ठ है इस पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, और समतल पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में। ठीक। तो इसमें लिखेंगे फाई E बराबर क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन समतल भाग 1
ठीक है, या समतल पृष्ठ 1 ऐसे लिखना, ठीक है, समतल पृष्ठ 1 वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है, यह फ्लक्स की परिभाषा से लिख रहे हैं हम, ठीक है, प्लस क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन, समतल के बाद क्या है, वक्रीय, वक्रीय पृष्ठ 1 पर देखिए क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, आगे प्लस क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन, इधर के लिए लिख दीजिए आप समतल पृष्ठ 2 के लिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, प्लस क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन वक्रीय भाग 1 के लिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी ए। अब ध्यान दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला क्या बताया था हमने आपको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर उसी को लगा दीजिए, ई डी ए कॉस थीटा। देखिए समतल भाग 1 के लिए थीटा का मान कितना है, 0 अंश, ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो आप समतल 1, आगे प्लस क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन वक्रीय भाग 1 के लिए देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ई डी ए कॉस, ठीक है, तो वक्रीय भाग 1 के लिए थीटा का मान 90 अंश, आगे प्लस क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन समतल भाग 2 के लिए बताइए ई डी ए कॉस, देखिए इधर कितना है 0 अंश, तो आप लिख दीजिए आपका 0 अंश, प्लस क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन वक्रीय भाग 1 के लिए ई डी ए कॉस 90 अंश, ठीक है, देख सकते हैं आप कितना है कॉस 90 अंश, इतना है समझ में, ठीक है। फाई ई बराबर, ठीक है, ई डी ए कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो क्या लिखेंगे हम क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है, समतल भाग 1 के लिए, आगे प्लस cos 90 अंश का मान 0, तो यह पूरा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0, प्लस क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन, देखिए cos 0 अंश का मान 1, तो कितना आएगा ये ई डी ए, ठीक है, आगे प्लस और cos 90 अंश का मान 0, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 0, तो फाई ई बराबर क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन ई डी ए, एक ई डी ए और एक ई डी ए कितना हो जाएगा 2 क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन ई डी ए, और 0 क्या हो जाएगा यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, आगे देखिए फाई ई बराबर, ठीक है, इस ई को भी बाहर कर लीजिए आप, तो 2 ई क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे डी ए, ठीक है, अब इसमें मत कंफ्यूज होना कि समतल 1 समतल 2 कहाँ गया, तो हमने इसको बस आपको समझाने के लिए लिखा था कि समतल 1 समतल 2, ठीक है, आगे देखिए फाई ई बराबर 2 ई और 1 है ना, तो 1 के सापेक्ष, ठीक है, 1 का ए के सापेक्ष कितना हो जाएगा समाकलन ए हो जाएगा, तो इस पूरे पृष्ठ का हम क्षेत्रफल क्या मान ले रहे हैं ए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या ए, समीकरण नंबर इससे आप क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर लगाएंगे हम गॉस की प्रमेय, ठीक है, तो गॉस की प्रमेय से गॉस की, ठीक, अब इसका हम आवेश पृष्ठ घनत्व निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसका आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होगा, तो निकालते हैं हम, लिखेंगे यहाँ पर आवेश पृष्ठ घनत्व, और आवेश पृष्ठ घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से, और आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को हम आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं, तो आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल, ठीक है, इसका आप इसमें गुणा कर लीजिए, तो सिग्मा इंटू ए बराबर क्यू के, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू बराबर सिग्मा ए, ठीक है, और यह क्यू का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है, क्यू का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो आप लिख दीजिए क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसमें आप रख दीजिए, तो फाई ई बराबर कितना आएगा, क्यू के स्थान पर रखिए सिग्मा ए, अब बटे कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए आप 1 2, इसे 3 मान लीजिए, ठीक है, इस समीकरण नंबर 3, ठीक है, और समीकरण 1 और समीकरण 3 की क्या कर लीजिए तुलना कर लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना करने पर, इधर लगा देता हूँ, ठीक, यहाँ से आप इधर लगाइएगा, समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना करने पर, ठीक है,
पूरा लिख देता हूँ मैं, तुलना करने पर। तो इसका हम तुलना कर ले रहे हैं। समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखिए, इसका लेफ्ट हैंड क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके राइट हैंड को बराबर कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2E a बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए से या ए कट जाएगा, इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो आवेशित परत या चादर या पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब गॉस के नियम के चौथे अनुप्रयोग को भी हम सीख लेते हैं। इसका चौथा अनुप्रयोग क्या है, देखिए, अनंत रेखीय आवेशित या सीधे धारावाही चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसको आप कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं यह एक अनंत लंबाई का आवेशित सीधा धारावाही चालक तार है। यह कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, और यह भी कहाँ जाएगा, अनंत तक। ठीक है, यह अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार हो गया। इस पर हमें गॉस के नियम का अनुप्रयोग करना है। याद रखिएगा, गॉस का नियम तभी लागू होगा जब उस पर आप गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो इस सीधे धारावाही चालक पर गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, बेलनाकार होगा, इस तरह। ये इस पर हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच दिया इस तरह। ठीक है, यह गॉसियन पृष्ठ हो गया। तो यह डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, r। यहाँ से यह भी डिस्टेंस क्या होगा, r ही तो होगा, जो इधर होगा वही इधर होगा। तो यह डिस्टेंस r हो गया, यह भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r। अब इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, प्लस से तो दूर होता है, तो इसके दो पृष्ठ हो गए। देखिए, एक पृष्ठ या दो या तीन पृष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, एक, दो और एक पृष्ठ ही हो जाएगा। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होगा। प्लस से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर होता है। और इस पर आप क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे, तो यह क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल के अभिलंब सदिश को ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो इस पर अभिलंब सदिश इस तरह खींच देंगे आप। ये कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का। ये हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, आगे देखिए, इसी तरह इस पर भी होगा, प्लस से वैद्युत क्षेत्र दूर होगा और इस पर क्षेत्रफल सदिश इस क्षेत्र के अभिलंब खींचेंगे। तो इस पर अभिलंब सदिश कितना हो जाएगा, DA, और यह भी कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, अब इस पर देखिए, प्लस से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर होता है, और क्षेत्रफल सदिश क्या है, इस पर अभिलंब ऐसे खींचा जाएगा। ठीक है, इस पर अभिलंब ऐसे खींचेंगे। तो क्षेत्रफल सदिश याद रखिएगा, क्षेत्र के अभिलंबवत ही होता है। ठीक है, अभिलंबवत खींचते हैं उसको। तो इस पर अभिलंबवत खींचेंगे तो इसी की दिशा में हो जाएगा, तो DA। तो यहाँ पर कितने इसका कोण बनेगा, 0 इसका। ठीक है, याद रखिएगा कि जब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर 0 अंश। यदि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। आगे देखिए, अब इस पर इसका हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो φE बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो आप इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो और इसे 3 मान लो। तो इसको 1, तो इसका निकालिए वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसका वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे आप। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, φE बराबर, ठीक है, तो इसका φ1 निकालिए, तो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन EDA। याद रखिएगा, गॉस की जो प्रमेय होती है वह बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन EDA cos कितने अंश का कोण बना है, 90 अंश का। तो cos 90 अंश प्लस क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन EDA φ2 इसको माना आपने। देखिए, तो यह भी कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। तो cos 90 अंश प्लस क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन φ3 देखिए किसको माना आपने, इसको। तो कितना हो जाएगा, EDA cos 0 अंश, EDA cos 0 अंश हो जाएगा। तो φE बराबर यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0। तो cos 90 अंश का मान जब 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा पूरा। तो मैं लगा देता हूँ, EDA cos 90 अंश का मान 0 प्लस EDA cos 90 अंश का मान 0 प्लस क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन EDA और cos 0 अंश का मान 1। तो यह 0 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 0। इस 0 का इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, 0। और इसको आप ऐसे उतार लेंगे, EDA हो जाएगा किसके बराबर, φE के बराबर। इतना बात समझ में आया। आगे देखिए, φE बराबर कितना आएगा,
क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है। तो फाई ई बराबर ई बाहर हो जाएगा, तो क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन डी ए। ई को बाहर क्यों किया गया? क्योंकि इंटीग्रेशन उस पद का करते हैं जिसके साथ डी लगा होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो फाई ई बराबर, ठीक है, ई गुणे, अब यहां पे मैं लिख देता हूं बेलन के, यहां पे क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन डी ए क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि गुणे लंबाई, ठीक है। तो याद रखिएगा यह जो लंबाई है ये कितना यल है, और जो यह वृत्त की परिधि होगी वह कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर और जो लंबाई है वह कितना यल, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एल। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा आप, ना समझ में, ठीक है। डी ए क्या है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एल। अब देखिए इधर लगा देता हूँ, देखिए आगे प्रमेय लगा दीजिए, गाउस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या है? फाई ई बराबर क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसका रेखीय आवेश घनत्व निकालिए आप, ठीक है, इसका आप रेखीय आवेश घनत्व निकालिए। तो लिखेंगे हम रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और रेखीय घनत्व आवेश बराबर होता है आवेश बटा के लंबाई, ठीक है। आवेश और लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ये रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या है? आवेश और लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश कौन सा दिया गया था इसको? क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, और इसकी लंबाई क्या है? एल है, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई एल। इस यल का इधर गुणा कर लीजिए, तो इधर आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? लैम्डा एल बराबर क्यू के, या इसके बराबर इसको लिख सकते हैं क्यू बराबर लैम्डा एल के। समीकरण नंबर इसे क्या मान लीजिए? इसे 2 मान लीजिए, इसे 3 मान लीजिए। तो क्यू का मान आप समीकरण किस में रख देंगे? 2 में रख देंगे, ठीक है। क्यू का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, चलिए अब समीकरण 3 से क्यू का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो फाई ई बराबर, ठीक है, क्यू है ना, क्यू के स्थान पे लैम्डा एल रख दीजिए, तो लैम्डा एल बटा के एप्सिलॉन नॉट। इसे समीकरण नंबर आप 4 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 4 की तुलना कर लीजिए, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से, तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 4 को देखिए, इसका लेफ्ट हैंड क्या है? बराबर है, तो इसका राइट हैंड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो गुणे 2 पाई आर एल बराबर इसके राइट हैंड के बराबर रख दीजिए, तो लैम्डा एल बटा के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यल से यह कट जाएगा, तो ई बराबर 1/2 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बटे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। मात्रक लिखना चाहें तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। तो यही अनंत रेखीय आवेशित या सीधे धारावाही चालकता के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।